इस सेशन में हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ये सेशन स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि सब्सक्रिप्शन जो है इस चैनल का वो बढ़ाते रहें, कि सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा और इसका रीच फैलेगा। ये जो भी इस क्लास में बताया जा रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई अलग से चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, किसी चीज़ का आप ट्रेनिंग लेते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, तो आपको वहाँ पे फ़ीस पे करना पड़ेगा। पर यहाँ पे आपको कोई फ़ीस पे करना नहीं है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशंस के बेसिस पे आपको भी ये जानकारी मिलती रहेगी और रीच बढ़ेगा, तो और भी लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनको ये चैनल जो है उनके पास पहुँचेगा। तो अगर आपको की ज़रूरत नहीं भी है मैथमेटिक्स सीखने के लिए, या फिर जो है ट्रिक्स जानने के लिए, या आपका रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप जो है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दें, तो भी आप सब्सक्राइब करें। तो आप ही के सब्सक्राइब करने से ये और आगे बढ़ेगा, क्योंकि एल्गोरिदम वैसे ही काम करता है। तो आते हैं हम वापस टॉपिक पे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है? तो सबसे पहले हम उसका एक इमेज देखते हैं। इमेज देखने के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। तो इमेज में सबसे पहले जो है, मैं यहाँ पे आप देख सक रहे हैं, मैं कुछ बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ। ठीक है, इस स्क्वायर में को मैंने दो भागों में बांटा। ठीक है, स्क्वायर को हमने दो भागों में बांटा और एक भाग को हमने शेड कर दिया। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि इस टाइप के इसमें हमको देखता है कि ये एक बॉडी है जो कि एक होल बॉडी है। ठीक है, इस होल बॉडी में हमने दो सेक्शंस बना दिए। दो सेक्शंस, एक है सेक्शन 1 और एक है सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में फ़र्क क्या है? ये आपका जो है वो शेडेड है और ये आपका विदाउट शेडेड है। ये शेडेड पोर्शन की जो हम अगर उसकी अमाउंट या उसकी संख्या जो भी बताएं, ये होगा 1/2। ठीक है, इसमें 1/2 है। तो अब ये 1/2 क्या है? 1 क्या है और 2 क्या है? 1 इज़ द शेडेड पोर्शंस, 1 जो है वो शेडेड पोर्शन है, और 2 जो है नीचे वो क्या है? वो ब्लैंक पोर्शन है। सॉरी, ब्लैंक पोर्शन नहीं, ये नंबर ऑफ पोर्शंस उसमें कितने हैं। उसी तरीके से हम दूसरा एक एग्जाम्पल, अब इस स्क्वायर को मैंने 4 भागों में बांटा। ठीक है, 4 भागों में से अब जो है शेडेड कर दिया हमने। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ चेम्बर्स कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ चेम्बर्स हम देखेंगे कि ये हमारा एक चेम्बर, तो हमको ये दिख रहा है, दिस इज़ 1 नंबर चेम्बर, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ चेम्बर्स जो होंगे इस ऑब्जेक्ट में वो होगा कितना? तो वो होगा 4। अब पूछा जाए कि इसमें से शेडेड कितने चेम्बर्स हैं, तो शेडेड हम देख रहे हैं कि 1 नंबर और 3 नंबर जो है वो शेडेड चेम्बर है। तो शेडेड चेम्बर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 2। ठीक है, और अगर अनशेडेड की भी बात करें तो वो भी 2/4 ही होगा। ठीक है, तो अब ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का डेफिनेशन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का डेफिनेशन होता है कि फ्रैक्शंस हैविंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सेम वैल्यू हो तो उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहा जाएगा। ठीक है, सेम वैल्यू क्या होती है? पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि जहाँ पर जो है, पहले एग्जाम्पल में जो हमने देखा कि 1/2 है, दो भागों में जब बांटा गया, दो चेम्बर्स में जब बांटा गया, कि स्क्वायर शीट को, पेपर शीट ही हम मान लेते हैं, तो उसमें से जो फ्रैक्शंस था 1/2 था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हमने उसी पेपर को हमने 4 भागों में बांट दिया, तो चेम्बर्स की संख्या हो गई 4 और जो शेडेड पोर्शन की संख्या हो गई 2। लेकिन उस केस में भी जो है हम ये कह पाएंगे कि वैल्यू सेम ही रहेगा। तो सेम वैल्यू इसलिए रहेगा क्योंकि 1/2 जो वैल्यू है, जो फ्रैक्शन है, अगर हम इसके में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, सपोज़ 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या देगा? ये देगा 2/4। ठीक है, ये 2/4 जब इसको डिवीजन करेंगे तो ये मिलके 1/2 ही बनाएगा। उसी तरीके से जब 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सपोज 6 से,
ठीक है, हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6/12 हो गया। जब हम इसका डिवीजन करेंगे तो फाइनली ये 1/2 ही आएगा। कहने का मतलब ये होगा कि 1/2 जो है इसमें से हम सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू सेम आएगी। वैल्यू सेम आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो चाहे हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करें 1/2 को, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या 3 से या 4 से, जो है वो सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो जो है वैल्यू लगभग सेम ही आएगी। तो उसी तरीके से 6/12 है, तो 6/12 में से सपोज 6 को हम डिवीजन करते हैं तो 6 किससे डिवाइड हो जाता है? 1 से हो जाएगा। सो 1 1 जा 1 6 जा 6 हो गया। तो एक को इसका फैक्टर हो गया 6 का, एक हो गया 1 से ये डिविजिबल है। दूसरा ये किस चीज़ से डिविजिबल है आइए चेक करते हैं। 6 को हम 2 से करेंगे, 2 3 6, तो ये एक दूसरा जो है वो 2 से ये डिविजिबल है। तीसरा हम देखते हैं ये 1 से डिविजिबल हो गया, ये 2 से डिविजिबल हो गया। तो अब 6 को वापस से हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 2 6, ठीक है, तो ये 3 से भी डिविजिबल हो गया, ठीक है। अब क्या करें हम, अब क्या 4 से करके देखें? 4 से नहीं डिवाइडेड है, 5 से डिवाइडेड नहीं है, और अगर हम 6 को 6 से डिवाइड करें 6 1 जा 6, सो आंसर इसमें क्वोशंट है 1 आया, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि फैक्टर 6। तो हमने देखा ही था कि कोई भी नंबर जो है वो 1 से और अपने आप से वो डिवाइड हो जाता है। सो दीज टू आर द कॉमन फैक्टर्स, वो सारे नंबर में तो होता ही होता है, उसके अलावा तो ये। अब उसी तरीके से 12, ये हमने न्यूमरेटर, सपोज यहाँ पे 6 जो था वो था न्यूमरेटर 6/12 में से ये 6 जो था वो था न्यूमरेटर। अब 12 को हम देखते हैं ये कौन कौन से फैक्टर से ये डिवाइड होता है। तो सबसे पहले 1 से ये डिवाइड हो जाएगा, 1 12 12, ठीक है। सो 1 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस 12। देन उसको और किससे हम कर सकते हैं, लेट अस ट्राई इट। फिर हम 12 को हम 2 से कर सकते हैं, 2 2 6 12 हो गया, 2 से हो सकता है, ठीक है। 3 से होगा, 3 4 12, तो 3 से भी हो गया। फिर 4 से होगा, 4 3 12, ठीक है, तो ये 4 से भी हो गया। 5 से नहीं होगा, 6 से होगा क्या, तो यहाँ से हम इसको 6 से करते हैं, 6 2 12, तो 6 से भी ये हो गया। 7 से होगा, 8 से होगा, नहीं होगा, 9 से होगा, 10 से होगा, 11 से होगा, अपने आप से होगा 12, ठीक है। अब इसमें से हम क्या देखते हैं, अब इसमें से हम देखते हैं कि ये जो है फैक्टर्स निकले, ठीक है। 6 का फैक्टर क्या क्या निकला, 6 का फैक्टर निकला 1 2 3 और 6, और 12 का फैक्टर कौन कौन सा निकला, 1 2 3 4 6 और 12 निकला। अब कहा यह जाता है कि इसमें से आप 1 को हटा दें, ठीक है। 1 एक कॉमन फैक्टर है, हम 1 नहीं लेंगे, ठीक है। 1 के अलावे कौन सा कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है इसमें, सो 1 के अलावे हमको इसमें 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। इधर भी 2 3 और 6 दिख रहा है, ठीक है। 4 जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है, 12 भी कॉमन फैक्टर में नहीं आएगा। तो जब ये कॉमन फैक्टर में नहीं आएगा तो जब हम कॉमन इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमें क्या करना है कि 6/12 अगर है, 6/12, सो दैट इज़ 1/2। सो 1/2 में हम या तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हम 1/2 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे दोनों 3 से, और हम 1/2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6/6 से। इन ऑल द 3 केसेस, ठीक है, जो भी फ्रैक्शंस बन के आएंगे या निकलेंगे वो कॉमन जो है हम कहेंगे फ्रैक्शंस है। तो कॉमन फ्रैक्शंस का ये हिसाब किताब है।
अब एक चीज़ हम देखते हैं, इसको ट्रिक्स भी हम कह सकते हैं, एक मैजिक कह सकते हैं, या मैथ्स का एक अजूबा कह सकते हैं, कि कॉमन फैक्टर्स जो हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो होते हैं, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में क्या होता है कि सपोज 2/4 है और दूसरा कॉमन फैक्टर है 6/12, ठीक है। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, या हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ठीक है। रिजल्ट दोनों ही केसेस में सेम आएगा, ठीक है, रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 5 डिवाइडेड बाय 11 और 20 डिवाइडेड बाय 44, ये दोनों ही कॉमन है। अब हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 44 एंड 11 मल्टीप्लाइड बाय 20, जो रिजल्ट आएगा आप देख सकते हैं सेम होगा। 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 20, 5 और 20 दैट इज 24, इसका रिजल्ट आया 240। सेम हेयर इट विल बी 220, यानी यहाँ पे कोई मिस्टेक हुआ होगा, 44 5 22, ओके, यहाँ मिस्टेक हुआ है, इसको मैं सुधार देता हूँ, 220। सो इन बोथ द केसेस हमने देखा कि ये 220 आ रहा है, तो मतलब कि हम जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, कॉमन फैक्टर्स बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो होंगे, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो वो रिजल्ट सेम देगा। प्रोडक्ट्स जो होंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, वो सेम आएगा। तो इससे जो है ये आशा की जाती है कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शंस, हमने 4 टाइप के फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कशन किया है, अगर आप रिकॉल कर पाए तो। पहला जो फ्रैक्शंस है हमने जो डिस्कस किया वो था कौन सा फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस। पहला वाला जो हमने डिस्कस किया था वो था प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा वाला जो हमने डिस्कस किया वो था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा वाला याद कीजिए हमने क्या डिस्कस किया था, मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में, मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में। और चौथा जो हमने यहाँ डिस्कस किया वो कौन सा फ्रैक्शंस था, ये फ्रैक्शंस है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शंस के ही जो हैं कितने प्रकार होते हैं, फ्रैक्शन टाइप्स, फ्रैक्शंस के ही कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस का यूजेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है जानना। फ्रैक्शन किस लिए यूज़ में आता है, फ्रैक्शंस तो हम जानते हैं, हम सारे कैलकुलेशन भी करते हैं, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि हम मैथ्स में कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका हमें ये जानना है ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है। ये आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, डिजिटल का ज़माना है, आप खुद भी इस चीज़ का पता लगा सकते हैं, हिस्ट्री आप पता लगा सकते हैं कि वो उसके ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ। ये ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में ही सारा मैथमेटिक्स जो है वो कहीं से आ गया है ना, और लोगों ने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स जो है धीरे धीरे इवॉल्व किया, समय के साथ साथ जो है नए नए मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट्स जो है वो आते गए और उन्होंने अपना योगदान जो है इसमें इसको एडवांस बनाने में लगाया। और एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है और मैथ्स जो है वो इतना मजबूत हो गया कि लोगों ने उसका यूज़ करके कंप्यूटर का आविष्कार कर लिया।